प्यारे बच्चों, तो कल हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में। ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न था कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित कैसे किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें पूछा गया था कि किसी दीर्घ दृष्टि योग दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु कितना हो गया है, 1 मीटर। तो इसके संशोधन के लिए लेंस कैसा होगा, किस प्रकार का लेंस होगा, और इसका निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन हमने कल लास्ट डे किया था। अब इससे आगे का प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है बेटा कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को तू स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता। मतलब हमारा सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखी हुई वस्तुओं को क्लियर क्यों नहीं देख पाता है, वो ब्लर क्यों होने लगता है, फटा हुआ क्यों लगता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए बेटा, आंख के लेंस को किरणों को अपने में मोड़ने में भी एक निश्चित क्षमता है, जिससे अधिक वो अपने किरणों को क्या नहीं मोड़ सकता। तो जब हम उससे समझिए कि जबरदस्ती नजदीक लाते हैं, तो वो जबरदस्ती ज्यादा मोड़ना चाहता है, लेंस उसको क्या करना चाहता है, ज्यादा मोड़ना चाहता है, लेकिन वो मोड़ नहीं पाता है, जिस कारण हमारे आंखों पर उसका तनाव बढ़ता है। आंखों पर, आंख के जो मसल्स है उस पर तनाव बढ़ता है और हम पेन महसूस करते हैं। अगर हम जबरदस्ती करके 10 सेंटीमीटर पर रख के कोई किताब थोड़ी देर तक पढ़े, 5 मिनट तक पढ़े, तो आप सर में दर्द महसूस करेंगे, आंखों में प्रेशर महसूस करने लगेंगे। इसका कारण है कि आपके आंख के लेंस को थोड़ा ज्यादा एफोर्ड करके जबरदस्ती किरणों को क्या करना पड़ रहा है, मोड़ना पड़ रहा है, जो उसकी क्षमता नहीं है, उस क्षमता से ज्यादा करवा रहे हैं। उसी चीज को समझिए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। मतलब अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, हाँ, वो एक, जैसे मान लीजिए हम बताए ना आपको, ये रेटिना है, तो ये लेंस अगर इसको फोकसित कर रहा है, तो ये आप ये समझिए कि कभी हमने बताया था पिछला दिन भी, यहाँ भी फोकस कर सकता है, यहाँ भी फोकस कर सकता है, यहाँ भी फोकस कर सकता है। तो एक सीमा है कि कहाँ पर फोकस करेगा, और इससे नीचे नहीं कर सकता और इससे ऊपर नहीं कर सकता है। तो उस सीमा से जब हम अधिक उससे काम लेने का प्रयास करते हैं, तो इस पे आंखों पर तनाव बढ़ता है। वही कहा कि इसे कम करने के प्रयास से आंखों पर तनाव बढ़ता है, जिससे वस्तु धुंधली दिखाई देती है। आप ट्राई करके देख सकते हैं कि आप वस्तु को करीब लाके, अपने बुक को करीब लाके पढ़ के देख लीजिए थोड़ी देर, आप आंखों पर प्रेशर महसूस करेंगे और आपको विजन क्लियर नहीं होगा। मतलब आप अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, शब्दों को ठीक से पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आंख के लेंस का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। उसके अंदर करेंगे तो लेंस का जो क्षमता है किरणों को मोड़ने का, वो उससे ज्यादा का काम है। मतलब उतना किरण को वो मोड़ नहीं पा रहा है, सामान्य भाषा में समझे तो। आगे देखें बेटा, तो वही कहा कि इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दूसरा देखो। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम अभी कैमरा को देख रहे हैं, तो हमारे नेत्र पे प्रतिबिंब दूरी, तो वो क्या होगा, लेंस से रेटिना की दूरी, यही ना होगा बेटा। और जब हम मान लीजिए कि पीछे वॉल पर स्थित दीवार घड़ी को देखते हैं, तो दूरी तो चेंज हो गया, लेकिन क्या हमारे रेटिना से लेंस की दूरी बहुत अधिक अंतर आ गया क्या? नहीं, वो दूरी तो सेम है। इसका मतलब वस्तु की दूरी बदलने से प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु की दूरी बदल जाए तो प्रतिबिंब की दूरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र के सामान्य गुण के कारण, आंख का जो हमारा सामान्य गुण है उसके कारण, समंजन का जो गुण है, सॉरी सामान्य गुण नहीं, नेत्र का जो समंजन गुण है, एडजस्टमेंट का पावर है, उस गुण के कारण रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है,
यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, अलग अलग बिंदुओं पर बनता है। तो क्या रेटिना और लेंस में ज्यादा का अंतर है जो काफी सेंटीमीटर में बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए आप कह सकते हैं मिला जुला के, इसलिए नेत्र की प्रतिबिंब दूरी सामान्य रहती है, नेत्र की प्रतिबिंब दूरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो मतलब प्रश्न था कि अगर हम बिंब की दूरी चेंज कर दें तो क्या प्रतिबिंब दूरी पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिबिंब दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब दूरी वही रहेगा। चाहे वस्तु अनंत पर हो तो भी प्रतिबिंब दूरी वही होगा, और चाहे वस्तु 25 सेंटीमीटर पर हो तो भी प्रतिबिंब दूरी वही होगा। प्रतिबिंब दूरी नेत्र में बदलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप देखे होंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण आप ऐसे लिटरली समझिए क्या है कि तारा हमसे काफी दूर है, अनंत में है, निर्वात में है, प्रकाश वर्ष में दूर है, आप जान रहे हैं। और तारों से आने वाले प्रकाश को हम बिंदु स्रोत मानते हैं। क्या सूर्य इतना बड़ा दिखता है हमको तारा? ये एकदम बिंदु जैसा दिखता है। इसलिए कह रहे हैं कि तारा क्या है? एक बिंदु स्रोत की तरह है। किसकी तरह है? बिंदु स्रोत की तरह। अब उस बिंदु स्रोत से जो प्रकाश किरण हमारे आंखों में पहुंच रही है, जैसे ही निर्वात से वो प्रकाश किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें अपवर्तन होगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण। जैसे ही विरल से सघन में प्रवेश करेगी क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकती है प्रकाश किरण। तो इस कारण जो तारे की वास्तविक स्थिति है, जहां पर तारा है, तारा हमको उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। और ये जो ऊपर वाला स्थिति है बेटा, ये भी कांस्टेंट नहीं रहता है। उसका क्या कारण है कांस्टेंट नहीं रहने का? कारण ये है क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है उसकी स्थिति भी हमेशा एक समान नहीं होती है। किसी जगह कभी किसी गैस की मात्रा बढ़ गई, कभी धूलकण की मात्रा बढ़ गई, कभी जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई। तो वायुमंडल में भी बदलाव होते रहता है निरंतर, इसलिए अपवर्तन भी बदलते रहता है। जो अपवर्तन होता है, किरणों का मुड़ना भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में थोड़ा थोड़ा बदलाव निरंतर चलते रहता है। इस कारण तारे का जो हमको आभासी स्थिति है वो भी कांस्टेंट नहीं दिखता है, जहां होना चाहिए वहां नहीं। कभी अगर हमको क्षण भर के लिए हमको यहाँ दिख रहा है तो क्षण भर के लिए उससे थोड़ा नीचे दिख रहा है, फिर थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो इसलिए वो तारे से जो आने वाला प्रकाश है ना, वो झिलमिलाता है, थोड़ा कम ज्यादा बुझा महसूस होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी आप तारे को आकाश में देख रहे हैं और उससे कांस्टेंट एक तेज रोशनी आपको दिखाई दे रहा है तो कहा जाता है कि वो तारा नहीं है, वो उपग्रह होगा। तारों से आने वाला रोशनी हमेशा झिलमिलाता है, कम ज्यादा बुझाता है, आपको थोड़ा मतलब उसमें आपको अंतर महसूस होगा, है ना? तो समझिए वही चीज हम कह रहे हैं कि ये कोई व्यक्ति है, ये चित्र जो दिखाया गया है आपको, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से वायुमंडल का लेयर है, ये प्रकाश किरण निर्वात में है, कहाँ पहुंचा? वायुमंडल में। तो ये अगर अभिलंब है तो क्या हुआ? प्रकाश किरण को जाना चाहिए, अगर इस नियम से देखें तो इधर जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये मुड़ के यहाँ आ गया। अब यहाँ आया, इस सिद्ध से अगर हम प्रकाश किरण को लौटाते हैं, तारा हमको दिखता कहाँ है? ये। तो मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये तारे की वास्तविक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? वास्तविक स्थिति। और ये देख रहे हैं आप, तारे की आभासी स्थिति, अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर। और ये ऊपर भी कांस्टेंट नहीं दिखता है, बदलाव उसमें होता है थोड़ा बहुत। इस कारण से क्योंकि वायुमंडल में भी थोड़ा बहुत बदलाव होते रहता है, वायुमंडल हमेशा एक जैसा फिक्स नहीं रहता है। वही समझे आप। हमारे नेत्र को तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण? हमारी आंखों को तारे के प्रकाश के किस कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है इसके कारण तारे टिमटिमाते से लगते हैं। एक लाइन में उत्तर क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका कारण है कि हमारे नेत्र को तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, हवा में, वातावरण में जो अपवर्तन होता है, वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है, उसी के कारण हमको तारे टिमटिमाते से लगते हैं। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक पहुंचने तक लगातार अपवर्तित होते रहता है। मतलब तारे का प्रकाश जब अंतरिक्ष से चलता है और वायुमंडल में प्रवेश करता है
और पृथ्वी तक पहुंचता है, इस बीच में उसमें लगातार अपवर्तन होते रहता है। क्यों? कहीं उसको थोड़ा सघन माध्यम मिलता है, कहीं विरल मिलता है, कहीं सघन मिलता है, कहीं विरल मिलता है, क्योंकि वायुमंडल भी तो हर जगह एक जैसा नहीं है ना। कहीं सघन है, कहीं विरल है, कहीं धूलकण है, कहीं जलवाष्प है। तो ये विभिन्न परतों से गुजरता है, इसलिए अपवर्तन भी बार बार होते रहता है इसमें। क्योंकि वायुमंडल में तारे के प्रकाश की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से क्या प्रतीत होती है? उच्च और भिन्न प्रतीत होती है। जो ओरिजिनली तारा जहां पर है उससे हमको भिन्न दिखाई देता है, मतलब थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसलिए क्षितिज क्षितिज के निकट देखने पर, जब हम क्षितिज के निकट देखते हैं कोई तारा को, तो कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। जब हम क्षितिज में तारों को देखते हैं तो उस तारे की जो जो स्थिति हम देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि जहां वो है उससे हम उसको ऊपर देख रहे हैं। हाँ, तारे की यह आभासी स्थिति भी, तारे का जो ये आभासी स्थिति है, यह भी स्थायी ना होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। मतलब तारे की ये आभासी स्थिति भी थोड़ा बहुत चेंजेबल है। क्यों चेंजेबल है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती है। वायुमंडल का जो भौतिक अवस्था है वो उसमें चेंज आता है। कभी वो विरल हो जाता है, कभी सघन हो जाता है ना? मतलब क्यों? क्योंकि वायुमंडल तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना इसमें, और इसमें धूलकण भी है, जलवाष्प भी है, तो इसका लेयर बदलते रहता है। इस वजह से ये परिवर्तन लगातार इसमें होते रहता है। तारे बहुत दूर है, तारे हमसे क्या है? बहुत दूर है। इसलिए तारों को हम क्या मान सकते हैं? प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं। तारा को हम क्या मान सकते हैं? प्रकाश का बिंदु स्रोत मान सकते हैं। तारों से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तारों से आने वाला जो प्रकाश किरण का रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है, थोड़ा बदलता रहता है। हाँ, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। इसलिए जो तारे की आभासी स्थिति है ये भी थोड़ा बहुत विचलित होता है, मतलब जगह चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। और आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती है। अब मान लीजिए क्षण भर के लिए हमको यहाँ दिख रहा है, क्षण भर के लिए थोड़ा ऊपर दिख रहा है, थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो आने वाला प्रकाश भी तो अपना रास्ता बार बार बदल रहा है ना। तो तारे से आने वाला रोशनी हमको कैसा लगता है? झिलमिलाता सा लगता है, मतलब कम ज्यादा महसूस होता है, कभी थोड़ा ज्यादा, कभी थोड़ा कम। इसी को हम क्या कहते हैं? तारे का टिमटिमाना, है ना। हाँ, तो यही कहा कि मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते से प्रतीत होते हैं। तो ओवरऑल आपने समझा कि वायुमंडल की दशा बदलती रहती है, इसलिए तारों से आने वाला जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन भी थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, जिस कारण हमको तारे टिमटिमाते से प्रतीत होते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए, बताइए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारे तो टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अगर हमको आकाश में तारों के जैसा कोई चमकीला पिंड बहुत ब्राइट दिख रहा है, उससे रोशनी बहुत तेज आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो तारा नहीं है। उसका रोशनी अगर कम ज्यादा नहीं हो रहा है, टिमटिमा नहीं रहा है, झिलमिला नहीं रहा है, तो तारा नहीं है। कैसे? क्योंकि ग्रह हमसे नजदीक है, ग्रह तारों की तुलना में हमसे नजदीक है, और उसको आप बिंदु स्रोत नहीं मान सकते, वो बिंदु स्रोत से थोड़ा बड़ा है। अब मान लीजिए कि तारे अगर बिंदु स्रोत है तो ग्रह थोड़ा सा तुलनात्मक बड़ा है, इससे जो अपवर्तन होने वाला रास्ता है ना, तो इसी के अंदर वो विचलित होता है। तो ये इसका अगर विचलन होता भी है, ऐसा नहीं है कि इसका विचलन नहीं होता होगा, इसका भी विचलन होता है, लेकिन चूंकि ये बिंदु स्रोत नहीं है तो इसका विचलन जो है वो प्रभाव रहित हो जाता है। मतलब वो जितना बड़ा रास्ता ले रहा है ना, तारे का प्रकाश सिंगल रे ले रहा है, और ये समझिए कि कुछ किरणों का समूह ले रहा है। अब ये किरणों का समूह ले रहा है तो इसमें जो अपवर्तन होता है इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए ग्रह हमको टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है। समझिए उत्तर। तारों की अपेक्षा ग्रह हमारी पृथ्वी से निकट है। पहला कारण क्या? तारों से तुलना करें तो ग्रह हमारे धरती से क्या है? निकट है। उन्हें विस्तृत स्रोत के तरह माना जा सकता है। इसे हमने पढ़ा था पीछे कि तारों को हम किस स्रोत के रूप में मानेंगे? बिंदु स्रोत के रूप में मानते हैं। तो क्या हम ग्रह को भी बिंदु स्रोत मानेंगे? नहीं, ग्रह एक क्या है?
विस्तृत स्रोत है। मतलब ग्रह से, आप इसको नॉर्मल भाषा में समझे तो अगर तारों से एक प्रकाश किरण आप महसूस कर रहे हैं तो समझिए ग्रहों से प्रकाश किरण का एक समूह आता है, थोड़ा ज्यादा वाइड होता है ये। हाँ, यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लें, वही जो मैंने दिखाया कि बिंदु आकार का इसमें अनेक प्रकाश स्रोत स्रोत का क्या है, ये संग्रह है, समूह है। हाँ, तो तो उन सभी से हमारी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन, देखिए परिवर्तन तो यहाँ भी होता है, चेंज होता है क्योंकि वायुमंडल में चेंज होता है, लेकिन वो कुल परिवर्तन का औसत मान, एवरेज क्या होता है, 0। मान लीजिए ये आपको ऐसे समझिए कि ये अगर हमारा ग्रह है और ये इसका टोटल पाथ, अगर इस किरण में थोड़ा सा बदलाव ऐसे हो रहा है, इस किरण में ऐसे हो रहा है, इस किरण में ऐसे हो रहा है, थोड़ा बहुत बदल रहा है, जगह बदल रहा है, तो इसके इसके अंदर ही बदल रहा है, उससे बाहर नहीं बदल रहा है। तो कुल प्रकाश स्रोत जो है वो अपना जगह ज्यादा चेंज नहीं कर पाता है। हाँ, वही कह रहा है कि तो उन सभी से हमारी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान क्या होगा, 0 होगा। जो चेंज होना चाहिए वो 0 हो जाता है, जिसके कारण वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ग्रह हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब कि सूर्योदय और के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है। ये सूर्योदय के लिए क्वेश्चन है, कभी आपको सूर्यास्त के लिए भी पूछा जा सकता है, दोनों सेम होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। आप लिख सकते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमको रक्ताभ प्रतीत होता है। रक्ताभ मतलब रक्त माने क्या होता है बेटा, खून। हाँ, खून जैसा लाल। देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम का सूर्य दिखाया गया है, जो आपको इसी तरह कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ, थोड़ा रक्त जैसा, मतलब लाल रंग का। हाँ, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है बेटा, आप इसको एक थोड़ा सा नॉर्मल चित्र से समझे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश में कितनी कितने वर्ण छिपे हुए हैं, 7 वर्ण छिपे हुए, 7 रंग है ना। तो ये 7 रंग में से नीला और जो भी कम तरंग दैर्घ्य का रंग है, वर्ण है, वो वायुमंडल में घुसने के बाद प्रकीर्णित होना शुरू हो जाता है। जैसे सबसे ऊपरी लेयर में नीले रंग का फैलाव हो जाता है, इसलिए आकाश हमको कैसा लगता है, नीला प्रतीत होता है, पढ़े थे ना हम लोग। तो समझिए कि नीला और कम तरंग दैर्घ्य, जिसका भी कम तरंग दैर्घ्य है, वो सब वायु में उपस्थित कणों के साथ घुल मिल जाता है, जिसको हम प्रकीर्णन कहते हैं, तो वो प्रकीर्णित हो जाता है। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए वो हमारे आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए सूर्य हमको कैसा दिखता है, रक्ताभ दिखता है। कारण ये है, अच्छा कहिएगा सर दोपहर में क्यों नहीं दिखता है, दोपहर में भी तो दिखना चाहिए। तो इसका मेन कारण ये है कि अब मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है, ठीक है। जब सूर्य इस स्थिति में है, यहाँ पर मतलब दोपहर में है, तो आप समझिए कि एक तो यहाँ पर एकदम 90 डिग्री से ये निकल रहा है, और यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश किरण आ रहा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कल्पना करिएगा। और अगर हमारा सूर्य मान लीजिए, यहाँ तो हमारा फिगर नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यहाँ से वायुमंडल तक छोड़ दीजिए, इसको मत देखिए आप, और वायुमंडल में घुसने के बाद दूरी देखिए आप, तो ये दूरी तुलनात्मक इस दूरी से क्या है, ज्यादा है। मतलब क्षैतिज में जब प्रकाश किरण प्रवेश कर रहा है, कहा, क्षैतिज में, और जब सूर्य ऊर्ध्वाधर रूप से प्रकाश किरण को नीचे भेज रहा है, तो इसमें वायुमंडल का पतला परत से गुजर रहा है, और इसमें वायुमंडल के मोटे परत से गुजरना पड़ रहा है प्रकाश किरण को। ज्यादा सघन, मतलब ये समझिए कि वायुमंडल के मोटे लेयर से गुजरता है तो ज्यादा प्रकीर्णित होता है, और सभी रंग जो है सूर्य से निकलने वाला, वो सब क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए सूर्य का रंग उस समय हमको कैसा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है ना। समझिए आप, प्रातः के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। जब सुबह का टाइम होता है तो सूर्य कहाँ होता है, क्षितिज के निकट। क्षितिज किसे कहते हैं बेटा, जमीन के समानांतर स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। हाँ, ये समझिए कि आंखों से जो पैरेलल स्थिति है, समांतर स्थिति है, इसको भी हम क्षितिज कहते हैं। तो सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, सर पे की क्षितिज में, क्षितिज में। सूर्य के किरण को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। दोपहर के टाइम में भी
वायुमंडल से गुजरता है, लेकिन उसका उस समय वायुमंडल से गुजरने का रास्ता छोटा होता है, और सुबह और शाम में उसका वायुमंडल से गुजरने का रास्ता क्या होता है, लंबा होता है। हाँ, नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहां उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर लिया जाता है। कहाँ उपस्थित कणों द्वारा? वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा। जो भी कण है वायुमंडल का, वो क्या करता है, नीले रंग का और कम तरंगदैर्घ्य का जो भी प्रकाश का वर्ण है उसको प्रकीर्णित कर लेता है, मतलब आपस में वहीं पर घुल मिल जाता है। वो वायुमंडल के कणों के साथ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये समझिए। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णित हो जाना। लेकिन लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, जबकि हमारे आंखों तक पहुंचने वाली प्रकाश लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इसलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ प्रतीत होता है, यानी रक्त के समान प्रतीत होता है। मुझे उम्मीद है कि समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है अभ्यास का 13 नंबर। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कोई अंतरिक्ष यात्री है, उसको आकाश नीला के जगह काला क्यों दिखता है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पृथ्वी है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कहां से शुरू होता है? वायुमंडल में घुसने के बाद प्रकीर्णन शुरू होता है, ये फैलता है बाकी। हाँ, तो इसका प्रकीर्णन अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होता है। अंतरिक्ष यात्री जो है ये वायुमंडल के ऊपर है। कहाँ है अंतरिक्ष यात्री? वायुमंडल के ऊपर है। तो जब अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के ऊपर है, तो आप ये बताइए क्या वो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण का वहां कुछ प्रकीर्णन हो पाएगा? प्रकीर्णन होता कहाँ है? वायुमंडल के अंदर। जब प्रकाश किरण वायुमंडल में घुसता है तो प्रकीर्णन होता है, तो आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, वो सब प्रकीर्णित हो जाता है। तो नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो लेकिन ऊपर में जो अंतरिक्ष, अब यहां पर कोई सैटेलाइट है और उस पर कोई अंतरिक्ष यात्री है, तो उस वहां प्रकाश के किरण का क्या प्रकीर्णन होगा? कोई प्रकीर्णन होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। इसलिए उसको आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और वायुमंडल के नीचे जैसे जाएगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो जो रंग है नीला रंग, उसका प्रकीर्णन ऊपर में हो गया है। समझ पाए ना आप? तो वही चीज कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होता है जहां वायुमंडल नहीं होता, जहां पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। अतः उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। वही अगर वायुमंडल के अंदर हो तो उसको कैसा दिखाई देगा? नीला, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो चुका है। अब वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, वहां हवा भी नहीं है, तो प्रकीर्णन कैसे होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। इसलिए आकाश उस समय कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसके बाद अगला, इसके बाद आपका अतिरिक्त प्रश्न शुरू होता है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टिंडल प्रभाव क्या है? इस प्रभाव के 3 उदाहरण दीजिए कि टिंडल प्रभाव है क्या, और इस प्रभाव का उदाहरण दीजिए। इस प्रभाव का उदाहरण क्या है? टिंडल प्रभाव जो होता है, तो टिंडल प्रभाव से जुड़ा हुआ 3 एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो सबसे पहले टिंडल प्रभाव हमको समझना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है, जिसमें धूलकण, जलवाष्प आदि उपस्थित रहता है। अभी हमने एक लास्ट डे बताया था जब हम टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा सा स्टार पॉइंट में चर्चा किए थे कि किसी कमरे से अगर खिड़की से तेज धूप कमरे में घुसता है तो उसमें धूलकण तैरता हुआ हमको दिखाई देता है। लेकिन जबकि कमरे में धूलकण हमेशा है, तो और टाइम में क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर जो है मतलब प्रकाश किरण का जो तीव्र प्रकाश किरण है, उसके कारण जो वायु में कोलाइडी कण है, बहुत बारीक कण है, उस पर वो बारीक कण पर प्रकाश पड़ता है और पड़ के हमारे नेत्र तक पहुंचता है, आंखों तक पहुंचता है, तो उन कणों को देख पाते हैं। उन कणों को देख पाने के कारण
प्रकाश के जाने का रास्ता भी हमको दिखने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। हाँ, देखिए वही चीज कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है जिसमें धूल कण, जलवाष्प आदि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है वायुमंडल? वायुमंडल को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या है बेटा? विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसमें हर जगह पदार्थ की मात्रा एक समान ना हो, उसे हम विषमांगी कहेंगे। और समांगी मिश्रण किसके कहते हैं? जिस विलयन में हर स्थान पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का जो मतलब गुण है वो सेम है, क्वालिटी सेम है, तो उसको समांगी कहते हैं। जहां अलग अलग होता है तो उसको क्या कहते हैं? विषमांगी। तो वायुमंडल कैसा मिश्रण है? सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। जब प्रकाश का किरण पुंज, जब प्रकाश का किरण पुंज, मतलब किरण पुंज का मतलब किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह ऐसे सूक्ष्म कणों से टकराता है, ऐसे सूक्ष्म कण से क्या होता है, टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग हमको दिखाई देने लगता है। इससे क्या होता है वही बताया ना हम आपको। जब तीव्र प्रकाश पुंज इन सूक्ष्म कणों से, कौन सा सूक्ष्म कण? जो वायुमंडल में उपस्थित है, जिसे हमने कोलाइडी कण कहा आपको, कि कोलाइडी कण जो बारीक है नॉर्मली नहीं दिखता है। जैसे मैंने बताया था कि दूध भी एक कोलाइड विलयन है। क्यों? दूध के अंदर छेना का कण है, लेकिन नॉर्मली आप क्या उसको छान पाते हैं? क्या आप उसको देख पाते हैं दूध में? नहीं देख पाते। लेकिन नींबू डाल दीजिए, फट जाएगा, तो आप छेना महसूस कर पाएंगे, ठोस कण, है ना? तो वही कोलाइडी कण, जो वायु में उपस्थित कोलाइडी कण है, जो नॉर्मली हम नहीं देख पाते, तो प्रकाश पुंज, जब तीव्र प्रकाश पुंज निकलता गुजरता है, तो उस पर प्रकाश पड़ता है और टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचता है। टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं, उन कणों को। उन कणों को देख पाने के कारण उस एरिया में जहां भी वो कण दिखता है, वहां हमको प्रकाश के गुजरने का रास्ता दिखाई देने लगता है। ठीक है ना? इन कणों का विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर, इन कणों से विस्तृत प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों के पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। वही जो वायुमंडल में कोलाइडी कण है, इन कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो मतलब वो प्रकाश का किरण जो उस पर पड़ा तो उसका दिखाई देने लगना, उन कणों से टकरा के, कणों से टकरा के प्रकाश का हमारी आंखों तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है? देखिए इसका एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल पूछ रहा था। जैसे धूल या धुएं से भरे कमरे में, धूल वाला कमरा हो या धुआं से भरा हुआ कमरा हो, किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले, जब कोई छिद्र से, जैसे कोई धूल से भरा हुआ कोई कमरा है जिसमें डस्ट है, हाँ, और उसमें किसी छिद्र से तीव्र प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना, मतलब प्रकाश पुंज में, उस प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के रास्ते में कणों को तैरते हुए देखना, हाँ, ये क्या कहलाता है? ये टिंडल प्रभाव का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, घने जंगल के वितान से, कोई घना जंगल है जहां पर बहुत घना पेड़ सब एक साथ जुटा हुआ है, हाँ, तो देखे थे उसका मतलब पत्तियों से भरा हुआ है। अब घने जंगल के वितान से जब बीच से सूर्य का किरण उससे गुजरता है, सूर्य का प्रकाश किरण उसमें से गुजरता है, तो आप देखेंगे कि उस जो छिद्र से, यदि जैसे मान लीजिए किसी आप आम के बगीचे में है और वहां पेड़ सटा हुआ रहता है, सब क्लोज रहता है एक दूसरे से, घना पेड़ है, तो उसके छिद्र से, जहां पर पत्तियों में के बीच में गैप है, वहां से आप देखेंगे कि प्रकाश किरण नीचे आ रहा है और उसमें आपको धूल कण तैरते दिखाई देगा। ये भी क्या है बेटा? टिंडल प्रभाव है ना? और लास्ट का रहा है, जंगलों के कुहासे में, मतलब जब जंगल में वितान में कोई कुहासा होता है, कुहासा मतलब जिसको ड्यू भी कहते हैं आप, कोहरा कहते हैं, और उससे जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, अगर कोई तेज रोशनी मोटरसाइकिल का, कार का, उस क्या होता है, ओस की बूंदों से, कुहासा से गुजरता है, तो आप देखेंगे कि बाइक से निकलने वाला प्रकाश, रोशनी जो है, जो उसका रास्ता है, वो आपको दिखाई देने लगता है। कार से निकलने वाली रोशनी का रास्ता हमको दिखाई देने लगता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा? टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। ठीक है?